एक शांत शहर में नंबर 45 बस अपने नॉर्मल रूट पर चल रही होती है। अचानक बस में एक लड़की घबराकर चिल्लाती है और पुलिस को कॉल करना चाहती है। वो कहती है कि इस बस में बॉम्ब है। उस लड़की का नाम ली शीक्विंग होता है। बस जैसे ही ब्रिज के पास पहुंचती है, एक भयानक ब्लास्ट हो जाता है। अगले ही पल ली शीक्विंग अपनी आंखें खोलती है और खुद को फिर से उसी नंबर 45 बस में बैठा हुआ पाती है। उसकी आंखों में डर होता है। उसके पास बैठा एक लड़का उसे पसीना देखकर टिश्यू देने की कोशिश करता है, लेकिन ली शीक्विंग अचानक पैनिक में आ जाती है। वो लड़के का हाथ पकड़ लेती है और उसे परवर्ट कहकर चिल्लाने लगती है। ड्राइवर से कहती है बस घुमाओ और पुलिस को बुलाओ। बस के पैसेंजर्स उसकी मदद करते हैं, लेकिन कोई भी पुलिस स्टेशन जाने के लिए साथ आने को रेडी नहीं होता। मजबूरी में ली शीक्विंग बस रुकवाती है और उस लड़के को साथ लेकर नीचे उतर जाती है। नीचे आकर उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है। वो लड़के से माफ़ी मांगकर वापस जाने लगती है। तभी पीछे से जोर की आवाज आती है और एक मोटरसाइकिल उसे टक्कर मारकर गिरा देता है। जब ली शीक्विंग फिर होश में आती है, वो हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में होती है। डॉक्टर बताता है कि उसे हल्का सा कंसेशन हुआ है। तभी पता चलता है कि वही लड़का जो टैक्सी से गया था, बस ब्लास्ट में बुरी तरह इंजर्ड होकर हॉस्पिटल लाया गया है। ये सुनकर ली शीक्विंग को बहुत गिल्ट और दर्द होता है। इस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम का डेप्यूटी कैप्टन झांग चेंग आता है। शुरुआत में लगता है कि ये एक्सीडेंट एक डिलीवरी बाइक के गलत लेन चेंज की वजह से हुआ। बस में 10 लोग होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 8 बॉडीज मिलती हैं। सीसीटीवी देखते वक्त झांग चेंग को ये बात सस्पिशियस लगती है कि ली शीक्विंग एक लड़के को जबरदस्ती बस से नीचे ले जा रही थी। पुलिस हॉस्पिटल में ली शीक्विंग से पूछताछ करती है। वो बताती है कि वो सिटी सेंटर के बुक स्टोर जा रही थी, लेकिन उसे याद नहीं कि वो बीच में बस से क्यों उतरी। पहले वो कहती है कि उसे दिल में डिस्कम्फर्ट हुआ था और एक लड़के ने एम्बुलेंस बुलाई। फिर थोड़ा कन्फ्यूज होते हुए वो कहती है कि उसे एक परवर्ट मिला था। झांग चेंग जब सीसीटीवी दिखाता है, तब ली शीक्विंग को सब याद आने लगता है और वो वीक आवाज में कहती है कि शायद उसकी वजह से उस लड़के की मौत हुई। झांग चेंग ध्यान से उसकी बात सुनता है। वो उसे पानी देता है और धीरे धीरे उसका ट्रस्ट जीत लेता है। तब ली शीक्विंग सच बताती है कि उसके साथ ड्रीम के अंदर ड्रीम जैसा कुछ हो रहा था। वो बताती है कि जब पहली बार बस में सो रही थी, एक पुराने फोन की रिंग से उसकी नींद टूटी, तेज रोशनी हुई और फिर ब्लास्ट। उसके बाद वो बार बार वही मोमेंट में वापस आ रही थी। हर बार बस में ही आंख खुलती थी। उसने बताया कि तीसरी चौथी बार भी उसने बस से निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार ब्लास्ट हो जाता। 5वीं बार उसने कहा कि उसका दिल ठीक नहीं है और हॉस्पिटल जाना है। तभी आंटी ने उसे दवा खिला दी और वो बस में ही रह गई। इस बार उसने क्लियरली देखा कि बस डिलीवरी बाइक को बचाने के चक्कर में फ्यूल टैंकर से टकरा गई। ये डिटेल सुनकर झांग चेंग शॉक हो जाता है, क्योंकि ये बात सिर्फ एक्सीडेंट साइट से ही पता चल सकती थी। छठी बार ली शीक्विंग ने जानबूझकर परवर्ट का ड्रामा किया ताकि वो और श्याओ ह्यून बस से उतर सकें और उसकी जान बच जाए। इसी बीच पुलिस को न्यूज़ मिलती है कि हॉस्पिटल में श्याओ ह्यून की हालत क्रिटिकल हो चुकी है। जैसे ही उसका हार्ट रुकता है, वही श्याओ ह्यून अचानक फिर से बस में आंख खोलता है। वो समझता है शायद ये सिर्फ एक नाइटमेयर था, लेकिन साइड में सो रही ली शीक्विंग को देखकर उसे भी सच का एहसास हो जाता है। टैक्सी लेने के बाद श्याओ ह्यून बस के पीछे पीछे जा रहा होता है। बस में उसे गलत समझकर परवर्ट बोला गया था, इसलिए वो बहुत हर्ट और गुस्सा होता है। वो अपनी फ्रेंड्स को मैसेज कर रहा होता है कि बस पहुंचने ही वाला है। तभी उसके सामने जोर जोर से ब्लास्ट होता है। एक्सप्लोजन की वजह से वो बुरी तरह झुलस जाता है और धीरे धीरे मरने लगता है। उसकी लास्ट याद होती है हॉस्पिटल की, जहां डॉक्टर उसे शॉक दे रहे होते हैं और मॉनिटर की हार्टबीट की आवाज़ अचानक बंद हो जाती है। अचानक श्याओ ह्यून फिर से बस में आंख खोलता है। उसके पास ही ली शीक्विंग बैठी होती है। अब उसे याद आ जाता है कि पहले क्या क्या हुआ था। वो घबराकर तुरंत बस से उतरना चाहता है, लेकिन ली शीक्विंग उसे रोकने की कोशिश करती है। इस कंफ्यूजन में लोग समझ लेते हैं कि श्याओ ह्यून स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश कर रहा है और जैसे पहले हुआ था वैसे ही फिर से ब्लास्ट होता है। दोनों फिर से बस में ही वेकअप हो जाते हैं। श्याओ ह्यून बहुत तरीके ट्राई करता है बस से उतरने के, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। कभी स्ट्रॉन्ग आदमी से धक्का लगता है, कभी सिचुएशन बिगड़ जाती है। हर बार इम्पल्स में किया गया एक्शन उन्हें ब्लास्ट से नहीं बचा पाता। आखिर ली शीक्विंग उसे समझाती है कि अगले लूप में बिना सोचे कुछ नहीं करे, बल्कि उसकी बात माने। नेक्स्ट टाइम वेकअप होने के बाद ली शीक्विंग शांत दिमाग से सोचती है और समझ जाती है कि जब जब उसने श्याओ ह्यून को बस से जबरदस्ती उतारा, तब तब वो भी इस लूप में फंस गया। इस बार उसका प्लान होता है एक्सीडेंट और एक्सप्लोजन को ही अवॉइड करना।
ली शीक्विंग नाटक करती है कि उसका दिल दर्द कर रहा है और ड्राइवर से बस रोकने को कहती है, लेकिन श्याओ ह्यून उल्टा ड्राइवर को तेज चलाने को बोल देता है। इसी बीच वो दवाई वाली आंटी फिर से मेडिसिन निकाल लेती हैं। दोनों सिर्फ बाहर देखते रहते हैं और डिलीवरी बाइक पर नजर रखते हैं। इस बार वो टाइम पर ड्राइवर को रोक लेते हैं और बस टैंकर से टकराने से बच जाती है। दोनों को लगता है कि शायद अब लूप खत्म हो गया है, लेकिन तभी पुराने मोबाइल की बेल बजती है और ली शीक्विंग के पैनिक के साथ फिर से एक्सप्लोजन हो जाता है। फिर से बस में आंख खुलती है। अब ली शीक्विंग को याद आता है कि पहले और दूसरे लूप में भी जब जब ये बेल बजी थी ब्लास्ट हुआ था। तब उसे क्लियर हो जाता है कि बस में बॉम्ब है, इसलिए बस से सेफली उतरने के लिए दोनों फिर वही पुराना प्लान यूज करते हैं और पर्वर्ट का ड्रामा करके चिंगसुई लेन पर उतर जाते हैं। ली शीक्विंग पुलिस को कॉल करके बताती है कि बस में बॉम्ब है और तुरंत एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जब पुलिस सवाल पूछती है तो वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। आखिर श्याओ ह्यून उसे कॉल कट करने को बोल देता है। तब तक देर हो चुकी होती है। ओवरपास पर खड़े दोनों दूर से देखते हैं कि धुआं उठ रहा है और टैंकर ब्लास्ट हो चुका होता है। पुलिस स्टेशन में झांग चेंग कंप्लेंट की रिकॉर्डिंग सुनता है और तुरंत क्राइम सीन वालों को कॉल करके बोलता है कि चेक करें कहीं बस में बॉम्ब तो नहीं, ताकि सेकंड ब्लास्ट ना हो। सीसीटीवी और इंक्वायरी के थ्रू उसे ओवरपास पर खड़े श्याओ ह्यून और ली शीक्विंग दिख जाते हैं। ली शीक्विंग और श्याओ ह्यून सोचते हैं कि पुलिस को सब सच बता दें, लेकिन उन्हें लगता है कि इस सिचुएशन में कोई उन पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए वो पास के गार्डन में जाकर पहले खुद ही सिचुएशन एनालाइज करने का डिसीजन लेते हैं। ली शीक्विंग को लगता है कि शायद वो मर चुकी है और बार बार अपनी डेथ रिपीट कर रही है, लेकिन श्याओ ह्यून मानता है कि हर लूप में वो चीजें चेंज कर पा रहे हैं, इसलिए ये नॉर्मल डेथ नहीं हो सकती। ली शीक्विंग श्याओ ह्यून को बताती है कि उसने बस से इसलिए बचाया क्योंकि हर बार सिर्फ वही था जो उसकी मदद करता था, लेकिन उनकी ये अजीब बॉम्ब वाली रिकॉर्डिंग पुलिस के लिए काफी होती है। पुलिस जल्दी ही दोनों को सस्पेक्ट मानती है और उनसे पूछताछ करने का फैसला करती है। पुलिस के पास ले जाने से पहले श्याओ हेउन सोचता है कि पूरी सिचुएशन को क्लियर समझना जरूरी है। अब तक टोटल 10 टाइम लूप हो चुके होते हैं। 10वीं बार जब वो वेकअप करता है, टाइम होता है 1:36 और 1:42 पर इंटरसेक्शन के पास ऑयल टैंकर के साथ ब्लास्ट होता है। 9वें लूप में वो 1:37 पर वेकअप होते हैं, लेकिन उस बार ब्लास्ट का एग्जैक्ट टाइम क्लियर नहीं होता। सिर्फ इतना पता होता है कि ब्रिज पर ब्लास्ट हुआ था और वो मैन्युअली ट्रिगर किया गया था। धीरे धीरे दोनों नोटिस करते हैं कि हर लूप में वेकअप का टाइम 1 मिनट आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है ये समझ नहीं आ रहा। दोनों बोर्डिंग टाइम और ली शीकिंग के पहले के लूप्स एनालाइज करते हैं। श्याओ हेउन को लगता है कि ली शीकिंग कुछ बात छुपा रही है, क्योंकि वो ठीक से सब याद नहीं कर पा रही। ली शीकिंग को सिर्फ पुराने टाइप के फोन की रिंगटोन याद रहती है। वो बताती है कि छठे लूप में झांग चेंग ने उससे पूछताछ की थी और उसे लगता है पुलिस उनकी बात पर भरोसा नहीं करेगी। लेकिन श्याओ हेउन मानता है कि अगर बस में बॉम्ब मिल जाता है तो उनकी इनोसेंस प्रूव हो सकती है। तभी झांग चेंग, जियांग फेंग और पुलिस टीम दोनों को ढूंढकर पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ले जाती है। रास्ते में झांग चेंग उन्हें अलग अलग गाड़ी में बिठाता है। श्याओ हेउन से पूछता है कि वो उस दिन कहाँ जा रहा था। इसी बीच उसके फ्रेंड का कॉल आता है, जो कंप्लेन करता है कि श्याओ हेउन लेट होने की वजह से इन्वेस्टर चला गया। श्याओ हेउन शर्मिंदा होकर फोन कट कर देता है। जब झांग चेंग उसे ली शीकिंग के बारे में पूछता है, वो सच बोलता है कि वो दोनों सिर्फ बस में मिले थे। एक्सीडेंट वाली बस की सीसीटीवी फुटेज क्लियर नहीं मिल रही होती, इसलिए केस में सिर्फ श्याओ हेउन और ली शीकिंग ही मेन क्लू बन जाते हैं। इंटेरोगेशन के दौरान ली शीकिंग बिल्कुल चुप हो जाती है। तब झांग चेंग वो एनालिसिस पेपर उसके सामने रखता है जो श्याओ हेउन ने पहले डस्टबिन में फेंक दिया था। जियांग फेंग अपने सीनियर डू ब्यूरो से बात करता है। डू ब्यूरो जियांग फेंग के गुस्से से नाराज होता है और डिसाइड करता है कि ड्रग टेस्ट करवाया जाए। झांग चेंग जब कामली ली शीकिंग से सवाल करता है, तब ली शीकिंग उसे ऑफिसर झांग बोलकर पूछती है कि क्या उन्होंने पहले भी पुलिस कॉल की थी। झांग चेंग तुरंत नोटिस करता है कि ली शीकिंग को उसका सरनेम और ये भी पता है कि उसका राइट हैंड वीक है। इस पर ली शीकिंग को मानना पड़ता है कि वो हॉस्पिटल में उससे एक लूप में दौरान मिल चुकी है और फिर से टाइम लूप का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती है। श्याओ हेउन की बात पर पुलिस भरोसा नहीं करती। ली शीकिंग सिर्फ इतना श्योर होती है कि रिंग टोन आती है, लेकिन ये ब्लास्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है या नहीं वो भी कंफर्म नहीं कर पा रही। जियांग फेंग लूप थ्योरी को बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन झांग चेंग कहता है कि दोनों के पास झूठ
झूठ बोलने का कोई मोटिव नहीं है और दोनों के बीच कोई पहले का कनेक्शन भी नहीं था। फिर भी पुलिस को लगता है कि शियाओ हेउन का एनालिसिस चार्ट एक क्राइम प्लान हो सकता है। दू ब्यूरो डिसाइड करता है कि दोनों के इंटेरोगेशन रोल्स एक्सचेंज कर दिए जाएं। पुलिस प्रेशर टैक्टिक्स यूज करती है, लेकिन ना कन्फेशन मिलता है और ना ड्रग टेस्ट में कुछ गलत निकलता है। इंटेरोगेशन के दौरान जियांग फेंग बोल देता है कि शियाओ हेउन ने कहा था ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। ली शीकिंग तुरंत इस बात का लूप होल पकड़ लेती है। तभी डू ब्यूरो को कॉल आता है और कंफर्म होता है कि बस के डेब्रीज में एक्सप्लोजिव रेजिड्यू मिला है। सीनियर ऑफिसर्स की प्रेशर के चलते डू ब्यूरो डिसाइड करता है कि दोनों को कस्टडी में रखा जाए और शियाओ हेउन, जिसका मेंटल डिफेंस वीक लगता है, उस पर ज्यादा फोकस किया जाए। इसी बीच थकी हुई ली शीकिंग की आंख फिर से खुलती है और वो फिर से बस में होती है। एक आदमी पास से गुजरता है और रेडियो पर अनाउंसमेंट होती है, नेक्स्ट स्टॉप यानजियांग वेस्ट रोड स्टेशन। जियांग फेंग अपनी पुलिस ट्रेनिंग के शुरुआती दिनों में अपने सीनियर और मेंटर झांग चेंग के साथ एक मिशन पर जाता है। दोनों प्लेन क्लोथ्स में होते हैं। जियांग फेंग बहुत नर्वस होता है और उसकी घबराहट देखकर सस्पेक्ट अलर्ट हो जाता है। नर्वस होने की वजह से जियांग फेंग नोटिस नहीं कर पाता कि सस्पेक्ट छुपाकर नाइफ निकाल चुका है। टाइम पर झांग चेंग आगे बढ़ता है और नाइफ पकड़ लेता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसके राइट हैंड पर गहरा कट लग जाता है और खून बहने लगता है। उधर ली शीकिंग फिर से बस में वेकअप होती है। बस अब यानजियांग वेस्ट रोड स्टेशन की तरफ जा रही होती है। शियाओ हेउन उसके शोल्डर पर सिर रखकर सो जाता है। जब ली शीकिंग खड़ी होती है, शियाओ हेउन का सिर लगता है और वो धीरे धीरे उठता है। तब दोनों को एक और बात समझ आती है। जैसे ही वे सो जाते हैं, लूप रीसेट हो जाता है। शियाओ हेउन मानता है कि पहले वो ली शीकिंग पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन अब उन्हें टीम वर्क करना ही होगा। पुलिस से उन्हें कंफर्म हो चुका है कि बस में बॉम्ब सच में लगा है। ली शीकिंग घबराकर ड्राइवर को चिल्लाकर बस रोकने को कहती है, लेकिन जैसे ही वो बोलती है, बस ब्लास्ट हो जाती है और रोड से बाहर गिर जाती है। फिर से वेकअप होने के बाद दोनों कंफर्म कर लेते हैं कि ये ब्लास्ट एक्सीडेंटल नहीं बल्कि प्लान्ड था। शियाओ हेउन एनालिसिस करता है कि बॉम्ब स्कूल बैग के अंदर हो सकता है। जो पैसेंजर्स बैग के बिना थे, उन्हें सस्पेक्ट लिस्ट से हटा दिया जाता है। एक आंटी जिनके पास सिर्फ मेडिसिन का बैग था, उन्हें भी क्लियर कर देते हैं। लेकिन लास्ट रो में बैठा एक आदमी जो कैप और मास्क पहने हुए था और बैग पकड़कर बैठा था, वो इस लूप में बस में दिखाई नहीं देता। इस बार दोनों यानजियांग वेस्ट रोड स्टेशन पर बस से उतर जाते हैं। शियाओ हेउन देखता है कि वही मास्क्ड आदमी बस में चढ़ रहा है। इसी बीच ली शीकिंग खुद ही पुलिस को कॉल करके बताती है कि बस में बॉम्ब है। शियाओ हेउन जानबूझकर उससे डिस्टेंस बनाता है, स्टॉप साइन के पास चला जाता है, फोन निकालकर फेक कॉल करता है ताकि लोग उन दोनों को साथ न समझे। शियाओ हेउन एक आइसोलेटेड पार्क में जाता है और रास्ते भर सीसीटीवी से बचने की कोशिश करता है। ली शीकिंग उसके बिहेवियर से कंफ्यूज होती है। शियाओ हेउन समझाता है कि इस लूप में वे नॉर्मल तरीके से बस से उतरे हैं। अगर पुलिस को अभी कॉल न किया होता तो उनके पास सिचुएशन समझने के लिए ज्यादा टाइम होता। शियाओ हेउन कहता है कि सिर्फ अच्छा दिल होना काफी नहीं होता, उसके साथ एबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर ये लास्ट लूप हुआ और वे गलती से पुलिस को कॉल कर देते तो वे किसी की जान नहीं बचा पाते। वो चाहता था कि टाइम और आगे बढ़ता रहे ताकि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का टाइम मिले और वे प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट कर सके। लेकिन ली शीकिंग उससे पूछती है कि अगर टाइम सच में आगे बढ़ता रहा तो क्या वो फिर से उस बस में चढ़ेगा। थोड़ी बहस के बाद शियाओ हेउन शांत हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो ली शीकिंग के साथ मिलकर देखेगा कि पुलिस बस ब्लास्ट रोक पाती है या नहीं। झांग चेंग ब्रिज पर कंट्रोल सेट करता है और जियांग फेंग बस में चढ़कर इन्वेस्टिगेशन करता है। वो पैसेंजर्स को बस से उतरने को बोलता है, लेकिन उनका लगेज बस में छोड़ने को कहता है। एक अंकल अपना स्नेक स्किन बैग साथ ले जाने पर जिद करते हैं। पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है और इसी आर्ग्यूमेंट के बीच बस फिर से ब्लास्ट हो जाती है। बाद में ली शीकिंग को पुलिस का कॉल आता है और वो अकेले इंक्वायरी के लिए जाने का डिसीजन लेती है। शियाओ हेउन टेंशन में आ जाता है, उसका नंबर सेव करता है और स्टैचू के पीछे खड़े होकर चुपचाप उसे पुलिस कार में बैठते हुए देखता है। इसी वक्त उसके पार्टनर का कॉल आता है। इन्वेस्टर खुद उसके गेम डिजाइन प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आ रहा होता है। आज उसे वहां होना ही था। ब्रिज कर ब्लास्ट हुई बस को एक बार देखकर शियाओ हेउन साइकिल से वहां से चला जाता है, लेकिन पुलिस उसे नोटिस कर चुकी होती है। शियाओ हेउन इन्वेस्टर के साथ बात करता है, लेकिन जब उससे गेम से वायलेंट एलिमेंट्स हटाने को कहा जाता है, वो बहुत नाराज हो जाता है और डील आगे बढ़ाने से मना कर देता है। ली शीकिंग के सवाल याद आते ही वो बस नंबर 45 ब्लास्ट की न्यूज सर्च करता है। इंटरनेट पर जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही होती है, उसमें कहा जाता है कि ड्राइवर ने लाइटर से सिगरेट जलाई, लाइटर फटा और बस में ब्लास्ट हो गया।
उधर पुलिस ली शीकिंग की बात पर भरोसा नहीं करती, लेकिन वो झांग चेंग और जियांग फेंग के नाम सही सही लेती है, जिससे पुलिस कंफ्यूज हो जाती है। जब ली शीकिंग को पता चलता है कि जियांग फेंग शहीद हो चुका है, उसे बहुत गिल्ट फील होता है, लेकिन फिर भी उसका स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता। इंटेरोगेशन के दौरान झांग चेंग को शियाओ हेयुन का कॉल मिलता है। सिचुएशन समझकर ली शीकिंग जो से बोलती है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और अब कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। शियाओ हेयुन तुरंत समझ जाता है और सिर्फ इतना बोलता है, सब ठीक हो जाएगा, बस सो जाओ। पुलिस ने फोन ट्रैकिंग के थ्रू बहुत जल्दी श्याओ हेयुन की लोकेशन ट्रेस कर ली। श्याओ हेयुन को समझ आ गया कि अब वो भाग नहीं पाएगा, इसलिए वो पास की मेडिकल स्टोर में जाता है और स्लीपिंग पिल्स मांगता है। प्रिस्क्रिप्शन ना होने की वजह से शॉपकीपर उसे मेलेटोनिन देता है। क्लर्क से बचकर निकलते ही झांग चेंग और पुलिस उसकी लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। सुपरमार्केट से ली हुई शराब के साथ श्याओ हेयुन दवा पीता है और गली में बैठकर बेहोश हो जाता है। हाफ नशे में वो झांग चेंग से कहता है कि उसे फिर से अंधेरे इंटेरोगेशन रूम में बंद नहीं होना, और ये भी कहता है कि जब वे लोग लूप में ही नहीं थे तो पुलिस को कॉल क्यों किया। पुलिस की जान भी तो जान होती है। पुलिस गाड़ी में बैठे झांग चेंग की आंखें लाल हो जाती हैं। उसे जियांग फेंग के साथ बिताया हर पल याद आता है। इसी बीच सोया हुआ श्याओ हेयुन फिर से बस में वेकअप होता है, ली शीकिंग की चीखने की आवाज़ के साथ। जियांग फेंग की सैक्रिफाइस के बाद ली शीकिंग डिसाइड करती है कि अब वो पुलिस को कॉल नहीं करेगी। श्याओ हेयुन भी उसके साथ रहने का फैसला करता है। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले बॉम्ब की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना होगा। तभी वो मास्क्ड आदमी बस में चढ़ता हुआ दिख जाता है। ली शीकिंग कहती है कि वे दोनों लड़ता हुआ कपल बनकर उसके पास जाएंगे, लेकिन श्याओ हेयुन को ना लव का एक्सपीरियंस होता है ना एक्टिंग का, इसलिए वो चांस मिस कर देता है। अगली बार श्याओ हेयुन बहाना बनाता है कि मास्क्ड आदमी अपनी गर्लफ्रेंड की सीक्रेट फोटो ले रहा है, इस वजह से वो उससे आर्ग्यू करने आता है। लेकिन मास्क्ड आदमी अपना स्कूल बैग बहुत टाइटली पकड़ लेता है, चाहे उसकी एस्थमा प्रॉब्लम ही क्यों ना बढ़ जाए, वो बैग छोड़ता ही नहीं। तीसरी बार श्याओ हेयुन को समझ आ जाता है कि बस के बाहर ही उसे रोका जा सकता है। इस बार दोनों मिलकर आउटसाइड इनसाइड कोऑर्डिनेशन से मास्क्ड आदमी को बस के नीचे रोक लेते हैं। जब वो अपना बैग खोलता है तो उसमें से एक पतली सी स्ट्रे कैट बाहर निकलकर भाग जाती है। तब पता चलता है कि वो आदमी कोई क्रिमिनल नहीं, बल्कि स्ट्रे कैट्स को बचाने वाला केयरिंग इंसान है। बस में पेट्स अलाउड नहीं होते, इसलिए वो अपना बैग इतना संभाल कर रखता था। श्याओ हेयुन और ली शीकिंग मिलकर बिल्ली को वापस पेट स्टोर में छोड़ देते हैं। दूर से फिर से ब्लास्ट की आवाज़ आती है। दोनों शांति से धुआं उठता हुआ देखते हैं और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। मास्क्ड आदमी ये देखकर शॉक हो जाता है। पेट स्टोर में जब वो बस ब्लास्ट की न्यूज़ देखता है तो उसे और ज़्यादा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ली शीकिंग सोचती है कि क्योंकि मास्क्ड आदमी भी उनके साथ रोका गया था, शायद वो भी लूप में फंस जाए और उन्हें एक और पार्टनर मिल जाए। लेकिन श्याओ हेयुन इस बात का जोर से विरोध करता है। वो बिना ज़्यादा एक्सक्यूजेस दिए बस ये दिखाना चाहता था कि वो ली शीकिंग के सामने वीक नहीं है। श्याओ हेयुन का ये बिहेवियर देखकर ली शीकिंग भी थोड़ी शॉक्ड रह जाती है। दोनों एक शांत और सेक्लूडेड कैफे में जाकर लूप के रूल्स को ध्यान से एनालाइज करते हैं। उन्हें पता चलता है कि लूप में फिजिकल कंडीशन स्टेबल नहीं रहती और जो भी पैसे खर्च होते हैं अगले लूप में वापस आ जाते हैं। यहाँ तक कि जो वेट गेन होता है वो भी रीसेट हो जाता है। दोनों अच्छा सा खाना ऑर्डर करते हैं और डिसाइड करते हैं कि बॉम्ब के क्लूज जल्दी ढूंढने होंगे। उन्हें ये भी समझ आता है कि लूप तभी रीस्टार्ट होता है जब दोनों एक साथ सो जाते हैं। अगर सिर्फ एक सोता है तो दूसरा एक तरह से ड्रीम के स्टैंड बाय मोड में चला जाता है जब तक दोनों सो ना जाए। श्याओ हेयुन को लगता है कि सिर्फ उन दोनों की सर्च कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, इसलिए वो ली शीकिंग से बात करता है कि नेक्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन जाकर पैसेंजर्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे निकाली जाए। इंटरनेट पर वे देखते हैं कि एक पैसेंजर जो हमेशा फ़ोन से वीडियो बनाता रहता था, एक इंटरनेट सेलिब्रिटी हैप्पी ब्रदर था। ब्लास्ट के बाद उसका कलीग क्राइम सीन से लाइव स्ट्रीम करता है, जहां उसके फैंस और दोस्त मौन करते हैं। दोनों क्राइम सीन पर वापस जाते हैं और मरने वाले पैसेंजर्स के बारे में और जानकारी ढूंढने लगते हैं। जब वे हैप्पी ब्रदर की शॉर्ट वीडियो देख रहे होते हैं, तभी मास्क्ड आदमी दौड़ता हुआ आता है और उन्हें रोक लेता है। वो पूछता है कि क्या उन्हें ब्लास्ट के अंदर की सच्चाई पता है। श्याओ हेयुन बात को टालकर वहां से जाना चाहता है, लेकिन जब मास्क्ड आदमी पुलिस को कॉल करने की धमकी देता है तो ली शीकिंग ऑकवर्डली कह देती है कि ये बात आसान नहीं है। इतना सुनते ही मास्क्ड आदमी समझ जाता है कि ये दोनों कुछ जानते हैं। वो उन्हें किसी और जगह ले जाने को कहता है ताकि डिटेल में बात हो सके। इस बड़े बस एक्सप्लोजन केस के बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है। एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाता है। ऑफिसर झांग चेंग सबको काम बांटता है और डिसाइड करता है कि मरने वाले सभी पैसेंजर्स के सोशल रिलेशंस चेक किए जाएं, कहीं ये बदले की वजह से तो नहीं हुआ।
साथ ही बस में चढ़ने उतरने वाले हर पैसेंजर की डिटेल भी वेरीफाई करने का ऑर्डर दिया जाता है। दूसरी तरफ मास्क्ड मैन श्याओ हेयुन और ली शीचिंग को एक छुपी हुई झोपड़ी में ले जाता है। वहां रूम एनिमे फिगर्स, पोस्टर्स और किटन से भरा होता है। ली शीचिंग कैजुअली पूछ लेती है कि उसे एस्थमा होने के बाद भी बिल्ली क्यों रखी है। मास्क्ड मैन शॉक हो जाता है कि एक स्ट्रेंजर को ये सब कैसे पता। तब ली शीचिंग मजबूरी में उसे टाइम लूप और बस एक्सप्लोजन की सच्चाई बता देती है। मास्क्ड मैन शांति से सुनता है, बल्कि बोलता है कि अगस्त नहीं, इन्फिनिटी का सिंबल 8 होना चाहिए। उसका रिएक्शन देखकर ली शीचिंग खुश होती है, लेकिन श्याओ हेयुन को लगता है कि ये लड़का एनिमे और गेम्स की दुनिया में ज्यादा ही जी रहा है। मास्क्ड मैन उल्टा एक्साइटेड हो जाता है, कहता है कि शायद उसे दुनिया बचाने का चांस मिल गया है। मास्क्ड मैन पर से शक हट जाता है, तो अब दोनों बाकी पैसेंजर्स का एनालिसिस करते हैं। श्याओ हेयुन बस का डायग्राम ड्रॉ करता है। गेट के पास बैठा मस्क्यूलर आदमी और साइड में खड़ा लाइव स्ट्रीमर बिना बैग के थे, इसलिए उन पर शक नहीं होता। विंडो के पास बैठे अंकल के स्नेक स्किन बैग में वाटरमेलन होते हैं। एक आंटी के पैर के पास रेड बैग होता है जिसका कंटेंट क्लियर नहीं, और एक बुढ़िया के स्कूल बैग में सिर्फ दवाइयाँ होती हैं। अब सूटकेस वाला एक अंकल सबसे सस्पिशियस लगता है, क्योंकि उस रूट पर एयरपोर्ट और स्टेशन की डायरेक्ट बसें होती हैं, फिर भी वो ट्रांसफर वाली बस क्यों ले रहा था। इसी बीच मास्क्ड मैन को उसकी माँ का कॉल आता है और उसे घर जाना पड़ता है। घर जाकर वो देखता है कि जो बिल्ली हमेशा इग्नोर करती थी आज उससे चिपक रही है। वो सोचता है कि अगर वो लूप में मर गया तो इन बिल्लियों का क्या होगा। अलग होने से पहले वो श्याओ हेयुन और ली शीचिंग को अपना सीक्रेट बेस यूज करने देता है और बोलता है कि अगर वो लूप में न भी हो, सिर्फ उसका नाम लेने पर वो मान लेगा और मदद करेगा। वो अपना फुल ड्रामेटिक नाम बताता है, लूडी, कैट अपोसल, एस्थमा कॉन्करर, चोजन बाय लाइट। इतनी बार भरोसा मिलना श्याओ हेयुन और ली शीचिंग के लिए इमोशनल हो जाता है। दोनों फिर एक इंटरनेट कैफे जाते हैं और एक रूम बुक करते हैं। थोड़ी ऑकवर्ड लाइटिंग देखकर ली शीचिंग शर्मा जाती है। श्याओ हेयुन नॉर्मल बनने की एक्टिंग करता है और उसे बैठने को बोलता है। दोनों समझते हैं कि केस सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है। उधर लू डी घर पर एस्थमा अटैक फील करता है, इनहेलर लेता है। तभी पुलिस उसे सीसीटीवी चेक के लिए कॉन्टैक्ट करती है। लू डी अपने पापा के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। रास्ते में वो अपने लिखे हुए लेटर के बारे में सोचता है। उसमें उसने पेरेंट्स और दुनिया का थैंक यू लिखा होता है। उसे लगता है कि एस्थमा ने उसकी बॉडी को कमजोर किया, पर दिल और इमेजिनेशन को स्ट्रांग बना दिया। पुलिस रिपोर्ट से श्याओ हेयुन और ली शीचिंग को पता चलता है कि बस ड्राइवर का नाम वांग शिंगदे था, जो एक बहुत अच्छा और रिच ड्राइवर था। एक वीडियो में हैप्पी ब्रदर के पीछे बैठे एक ओल्ड मैन का स्ट्रेंज एक्सप्रेशन सबका ध्यान खींचता है। इसी बीच रात में ली शीचिंग को पुलिस का कॉल आता है। श्याओ हेयुन समझ जाता है कि एक्सप्लोजिव्स मिल चुके हैं। लू डी पुलिस को क्लियरली बताता है कि बैकपैक वाला मिसअंडरस्टैंडिंग क्या था, और ये भी बताता है कि श्याओ हेयुन और ली शीचिंग ने उसकी बिल्ली बचाई थी ताकि उन पर शक कम हो। फिर भी झांग चैंग उसकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ अजीब नोटिस करता है और जांग फेंग को ऑर्डर देता है कि इन तीनों के रिलेशन को और डीपली इन्वेस्टिगेट किया जाए। प्रिजन के विजिटिंग रूम में एक सीन होता है। माँ गुओचांग अपनी वाइफ से खुशी खुशी कहता है कि जेल से छूटकर वो घर आने वाला है, लेकिन उसकी वाइफ सच बता देती है कि घर बेच दिया गया है और वो अपने बेटे शियाओ लॉन्ग के साथ जियालिंग शहर शिफ्ट होने का डिसीजन ले चुकी है। क्योंकि शियाओ लॉन्ग के पिता पर मर्डर का दाग लगा हुआ है, इस वजह से लोग शियाओ लॉन्ग को नीचा दिखाते हैं। इसलिए माँ बेटा दोनों ने डिसाइड किया है कि पुरानी जगह को पूरी तरह छोड़ देना ही बेहतर है। दूसरी तरफ ली शीकिंग और श्याओ हेयुन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। ऑफिसर झांग चैंग ली शीकिंग से पूछता है कि उसने बस से अचानक उतरने का डिसीजन क्यों लिया। ली शीकिंग बताती है कि उसका झगड़ा लूडी से हो गया था, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड का स्कूल बैग चोरी हो गया था, लेकिन उसकी बातों में कई लूप होल्स होते हैं। तब श्याओ हेयुन जानबूझकर पुलिस को बताता है कि बस में 2 आदमी सस्पिशियस थे, एक सूटकेस के साथ और एक वाटरमेलन के साथ। ली शीकिंग पहचान करती है और वाटरमेलन वाला आदमी पुलिस के नोटिस में आ जाता है। तीनों पुलिस के साथ कोऑपरेट करते हैं, लेकिन झांग चैंग को शक होता है कि ये लोग बस के अंदर की सिचुएशन इतनी डिटेल में कैसे बता सकते हैं। वो कहता है कि ली शीकिंग को फिलहाल छोड़ दिया जाए और श्याओ हेयुन और लूडी से अलग बात की जाए। कॉरिडोर से निकलते वक्त ली शीकिंग दूसरे पैसेंजर्स के परेशान फैमिली मेंबर्स को देखती है। वहीं वो माँ गुओचांग की एक्स वाइफ से पुलिस को सवाल पूछते हुए सुनती है। वो बहाना बनाकर रुक जाती है कि बॉयफ्रेंड का वेट कर रही है और पैसेंजर्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। पुलिस से पता चलता है कि माँ गुओचांग पहले हिट एंड रन केस में जेल जा चुका था।
था। जल्दी रिलीज होने के बाद वो गांव में खेती करता था। जब झांग चैंग श्याओलोंग से बात करता है तो पता चलता है कि बाप बेटा सालों से मिले नहीं थे। हिट एंड रन में जो मरा था वो श्याओलोंग का क्लासमेट था। कंपनसेशन माँ देती आ रही है और श्याओलोंग अभी भी उस बर्डन के साथ जी रहा है। झांग चैंग पूछता है कि क्या विक्टिम के फैमिली रिवेंज लेना चाहते हैं। श्याओलोंग मना करता है, लेकिन उसके मन में खुद डाउट होता है। ली शीकिंग चाहती है कि माँ गुओचांग की एक्स वाइफ से डायरेक्टली बात करे, लेकिन मौका नहीं मिलता। वो देखती है कि श्याओलोंग अपनी माँ से लोन और कोर्ट केस की बात कर रहा होता है। माँ ये सब सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है कि ये सब एक बहुत बड़ा पाप था। पुलिस स्टेशन से बाहर ली शीकिंग थके हुए श्याओलोंग के पीछे जाती है। श्याओलोंग कहता है कि उसे पता चल गया है कि ली शीकिंग ने उसके पिता को देखा है और वो अंदर से बहुत गिल्टी फील करता है, क्योंकि उसके पिता 7 साल तक सोसाइटी से कट ऑफ रहे थे। इसी बीच लूडी की माँ उसका लिखा हुआ नोट पढ़ लेती है और घबराकर पुलिस स्टेशन आ जाती है। वो इमोशनल होकर बोल देती है कि लूडी बस ब्लास्ट को रोकना चाहता था। ये सुनते ही झांग चैंग तुरंत ऑर्डर देता है कि ली शीकिंग श्याओ हेयुन को वापस लाया जाए और अलग अलग इंटेरोगेट किया जाए। अपनी माँ के प्रेशर में आकर लूडी टूट जाता है और कहता है कि वो बस लकी था जो सिलेक्ट हो गया। लूडी के फादर समझ जाते हैं कि बेटा अंदर से टूट चुका है। वो अपनी वाइफ को बाहर भेज देते हैं और लूडी को पुलिस के साथ कोऑपरेट करने को कहते हैं। मजबूरी में तीनों लूप का सच बता देते हैं, लेकिन पुलिस फिर भी बिलीव नहीं करती। वो घड़ी की तरफ देखते हैं। 12 बजते ही सब कुछ रीसेट हो जाता है। फिर से श्याओ हेयुन और ली शीकिंग बिना किसी एक्सीडेंट के बस में जाग जाते हैं, लेकिन लूडी का सुसाइड नोट नया प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ली शीकिंग श्याओ हेयुन को बताती है कि माँ गुओचांग के ऊपर एक जान का बोझ है। श्याओ हेयुन उसके पास जाकर बैग चेक करना चाहता है, लेकिन माँ गुओचांग बहुत कॉशियस होता है, इसलिए चेक नहीं हो पाता। दोनों लूडी से हेल्प की उम्मीद करते हैं, लेकिन पता चलता है कि लूडी इस लूप में एंटर ही नहीं हुआ। अब मजबूर होकर श्याओ हेयुन और ली शीकिंग खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं। श्याओ हेयुन झगड़ा करने का नाटक करता है और आगे बढ़कर 2 वाटरमेलन्स तोड़ देता है। माँ गुओचांग घबरा जाता है, पीछे हट जाता है और डर के मारे हाथ उठा लेता है। सब लोग उसे शांत करते हैं। टूटे हुए मेलन्स देखकर माँ गुओचांग बहुत दुखी हो जाता है। तब ली शीकिंग माँ गुओचांग से कहती है कि वो श्याओलोंग की कलीग है। श्याओलोंग अपने फादर की फोटो दिखाता है और कहता है कि न्यू ईयर पर बाप से मिलना चाहता था। सच ये निकलता है कि माँ गुओचांग शहर इसलिए आया था क्योंकि किसी रिलेटिव ने श्याओलोंग के सोशल मीडिया पर देखा था कि वो बाप के उगाए हुए तरबूज खाना चाहता है, इसलिए वो इतने सारे वाटरमेलन्स उठाकर शहर आ गया। माँ गुओचांग ली शीकिंग का शुक्रिया अदा करता है और टूटा हुआ वाटरमेलन पैसेंजर्स में बांट देता है। जैसे ही पुराना कीपैड फोन बजने वाला होता है, ली शीकिंग जल्दी जल्दी श्याओलोंग की बात माँ गुओचांग तक पहुंचा देती है। तभी ब्लास्ट होता है और साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाता है। अब तक सिर्फ 2 सस्पेक्ट पैसेंजर्स बचे होते हैं और दोनों अभी भी उसी स्टेशन पर होते हैं। तरफ लाओ जियाओ अपने कुछ दोस्तों के साथ खाना खा रहा होता है। सब लोग परेशान होते हैं कि बिना पढ़ाई लिखाई की जिंदगी कैसे चलेगी। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम बंद हो गया है और लाओ जियाओ की बेटी का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पास आ रहा है। वो सिर्फ अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए पैसे जोड़ रहा होता है। एक दोस्त उसे सलाह देता है कि सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक बाइक लेकर डिलीवरी का काम कर ले, लेकिन वो भी महंगी होती है। इसी टेंशन में लाओ जियाओ का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसी वक्त रेंटेड गराज का इंस्पेक्शन होता है और लैंडलॉर्ड उसे जल्दी से जगह छोड़ने को कहता है। लाओ जियाओ चुपचाप अपना सूटकेस पैक करता है और वहां से निकल जाता है। बस में अब सिर्फ 2 सस्पेक्ट पैसेंजर्स बचते हैं। ली शीकिंग अपने पीरियड का बहाना बनाकर एक शांत सी आंटी के पास जाती है। तब उसे आंटी के पैर के पास एक प्लास्टिक बैग में प्रेशर कुकर दिखता है। आंटी बोलती है कि उसमें सिर्फ मीट है, लेकिन ली शीचिंग को शक होता है। श्याओ हेयुन को लगता है कि जब ली शीचिंग बैग को देख रही थी, आंटी का रिएक्शन नॉर्मल था, इसलिए उन्हें लगता है कि सबसे बड़ा सस्पेक्ट लाओ जियाओ है, जो सूटकेस लेकर बैठा है। टाइम आगे बढ़ता जा रहा होता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि रिस्क लेना पड़ेगा। वे सोचते हैं कि लाओ जियाओ का सूटकेस बस से बाहर फेंक देंगे, लेकिन अचानक लाओ जियाओ सूटकेस खोल देता है और उसमें से सैनिटरी पैड्स निकालकर ली शीचिंग को दे देता है। तब उन्हें समझ आ जाता है कि लाओ जियाओ सस्पेक्ट नहीं है। अब बस में सिर्फ प्रेशर कुकर वाली आंटी ही बची होती है। जैसे ही लाओ जियाओ बस से उतरता है, श्याओ हेयुन ली शीचिंग को धक्का देकर भागने को कहता है और खुद आंटी की तरफ दौड़ता है। वो जैसे ही प्रेशर कुकर का नॉब खींचता है, बस फिर से एक्सप्लोड हो जाती है। बाद में पता चलता है कि लाओ जियाओ का सूटकेस लैंडलॉर्ड ने दया करके दिया था और उसमें जो सामान था वो लैंडलॉर्ड की वाइफ का भूला हुआ था।
लाओ जियाओ अपनी बेटी का सर्टिफिकेट उठाता है और सोचता है कि नदी के उस पार किसी कोवर्कर के पास रह लेगा। उसकी बेटी स्कूल छोड़कर काम करना चाहती है, लेकिन लाओ जियाओ मना कर देता है। भारी दिल के साथ वो बस स्टॉप की तरफ चल पड़ता है। उसी वक्त प्रेशर कुकर वाली आंटी भी मुश्किल से सीढ़ियां चढ़कर स्टेशन तक पहुंच रही होती है। अगली बार ली शिचिंग कॉइन डालने की आवाज से जागती है। इस बार आंटी पहले ही प्रेशर कुकर के साथ बस में चढ़ चुकी होती है। इस लूप में टाइम आगे नहीं बढ़ता और श्याओ हेउन जब सो जाता है तो उसे जगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। काफी देर बाद ली शिचिंग और पैसेंजर्स की आवाजों से वो जागता है, लेकिन उसे लगता है जैसे वो स्टैंड बाय स्टेट में फंसा हुआ हो। आवाज सुन सकता है पर पूरी तरह होश में नहीं आ पा रहा। दोनों समझ जाते हैं कि जैसे ही बॉम्ब बस में आ जाता है, टाइम रुक जाता है। ली शिचिंग डर जाती है कि शायद ये उनकी आखिरी चांस हो। दोनों नेक्स्ट स्टॉप पर उतरना चाहते हैं। वे सिर्फ नॉर्मल लोग हैं, जीना चाहते हैं, लेकिन अंदर से उनका ज़मीर उन्हें रोक रहा होता है। आखिर ली शिचिंग डिसाइड करती है कि वो लास्ट गैम्बल करेगी। वो आगे बढ़कर प्रेशर कुकर छीन लेती है। श्याओ हेउन आंटी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आंटी नाइफ से उसे चाकू मार देती है। वो गिर जाता है। आंटी फिर ली शिचिंग को खींचकर वापस लाती है और चाकू उसकी गर्दन में घुसा देती है। श्याओ हेउन जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन बस के सब लोग शॉक में जम जाते हैं। इस बार भी मौका हाथ से निकल जाता है। जब ली शिचिंग दोबारा जागती है तो वो ठंडी मौत का डर महसूस करती है और रो पड़ती है। श्याओ हेउन उसे जोर से गले लगाता है और शांत करता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि अगले स्टॉप पर पक्का उतर जाएंगे। एग्जिट के पास खड़े होते ही ली शिचिंग आखिरी पल में फिर मुड़ जाती है और प्रेशर कुकर पकड़ने के लिए बढ़ती है। श्याओ हेउन आंटी को रोकता है जब वो चाकू निकालती है। इस बार श्याओ हेउन चाकू आंटी के पेट में घुसा देता है। खून से भरा हुआ श्याओ हेउन ली शिचिंग का हाथ पकड़कर बिना पीछे देखे भाग जाता है, लेकिन जख्मी आंटी अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रेशर कुकर का नॉब खींच देती है और बस फिर से एक्सप्लोड हो जाती है। मोहल्ले के लोग बाल्टी लेकर एक पुराने गराज की तरफ भागते हैं, क्योंकि वहां आग लगने की खबर होती है। सबसे ज्यादा घबराया हुआ लाओ जियाओ होता है। जब लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक औरत बिल्कुल शांत तरीके से झाड़ू से पानी साफ कर रही होती है। जब वो पलटकर देखती है तो वही औरत होती है जो बस में प्रेशर कुकर बॉम्ब लेकर चढ़ी थी। वो सब नेबर्स को शुक्रिया बोलती है और उन्हें तसल्ली देती है, लेकिन जब वो वापस गराज में अकेली जाती है तो उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन दिखता है। दूसरी तरफ जैसे ही श्याओ हेउन ली शिचिंग को खींचकर ले जाता है, बस फिर से ब्लास्ट हो जाती है। स्टेशन के सीसीटीवी में दोनों के एक्शंस क्लियरली रिकॉर्ड हो जाते हैं। साथ ही लाओ जियाओ, जो वहां आसपास दिखा था, पुलिस के रेडार में आ जाता है। पुलिस ट्रैक करती है कि श्याओ हेउन और ली शिचिंग पोर्ट न्यू विलेज की तरफ भागे हैं, जो सर्वेलेंस का ब्लाइंड स्पॉट है। ब्यूरो डू तुरंत जैंग चेंग को वहां भेजता है, एक तरफ दोनों को पकड़ने के लिए और दूसरी तरफ लाओ जियाओ के बैकग्राउंड को चेक करने के लिए। जैंग फैंग और उसकी टीम लाओ जियाओ के रेंटेड वेयरहाउस पहुंचती है। पहले उन्हें लगता है कि लैंडलॉर्ड फायर सेफ्टी चेक के लिए आया होगा, लेकिन तब पता चलता है कि लाओ जियाओ के साथ कुछ सीरियस हुआ है। उसी वक्त श्याओ हेउन और ली शिचिंग पोर्ट न्यू विलेज के कॉम्प्लेक्स रास्तों का फायदा उठाकर ऊपर के छुपे हुए रेजिडेंशियल एरिया में छुप जाते हैं। भागते भागते एक जगह पहुंचकर श्याओ हेउन अचानक उल्टी कर देता है। वो अपने कपड़ों से खून धोता है, लेकिन बस में जो सीन हुआ वो उसके दिमाग से नहीं जाता। ली शिचिंग देख सकती है कि श्याओ हेउन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया है। वो समझ जाती है कि सिर्फ नॉर्मल वर्ड से उसे कंफर्ट नहीं मिल सकता। श्याओ हेउन कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो किसी को मार देगा। चाकू घुसाने का डर और शौक, वो फीलिंग चाहे कितनी बार लूप हो, कभी नहीं भूल सकता। फिर भी दोनों जानते हैं कि अभी पुलिस से बचना सबसे जरूरी है। ली शिचिंग उसे संभालकर खड़ा करती है और दोनों फिर से भागते हैं। इन्वेस्टिगेशन में जैंग फैंग को लैंडलॉर्ड से पता चलता है कि लाओ जियाओ ने पहले एक औरत की आग बुझाने में मदद की थी, ताकि उसे कमेंडेशन बोनस मिल जाए। वही औरत बाद में गराज में चीजें जोड़ने के चक्कर में आग लगा बैठी थी। नेबरहुड कमेटी भी कंफर्म करती है कि फायर से पहले एक्सप्लोजन की आवाज आई थी। इंक्वायरी के बाद उस औरत का नाम सामने आता है, ताओ यिंगहोंग। जैंग फैन ये सब रिपोर्ट करता है और पुलिस ताओ यिंगहोंग के गराज की जांच शुरू करती है। उधर जैंग चेंग अपनी टीम के साथ श्याओ हेउन और ली शिचिंग का पीछा करता रहता है। श्याओ हेउन नहीं चाहता कि ली शिचिंग इस सब में फंसे, इसलिए वो उसे अकेले भागने को कहता है, लेकिन ली शिचिंग मना कर देती है। वो अपने इकलौते पार्टनर को छोड़कर नहीं जा सकती। दोनों एक पिकअप ट्रक जो स्कल्पचर से भरा होता है, उसमें छुपकर पोर्ट न्यू विलेज से निकल जाते हैं। पुलिस श्याओ हेउन के मोबाइल सिग्नल को ट्रैक कर लेती है। जैंग चेंग तुरंत टीम के साथ मूव करता है। श्याओ हेउन फोन को गाड़ी से बाहर फेंक देता है ताकि पुलिस ट्रैक न कर सके। वो इमोशनल ब्रेकडाउन में होता है और ली शिचिंग से कहता है कि वो उसे छोड़कर चली जाए। तब ली शिचिंग भी अपना फोन बाहर फेंक देती है और कहती है कि तुम जहां जाओगे मैं वहीं जाऊंगी।
ट्रक जब रुकता है दोनों देखते हैं कि ये जगह लू डी का सीक्रेट बेस है। दोनों गाड़ी से कूदकर लू डी के फ्लैट में घुस जाते हैं। पिछले साइकिल में बताए गए पासवर्ड से दरवाजा खोलकर आखिर उन्हें छुपने की जगह मिल जाती है। श्याओ हेउन अपना खून साफ करता है और अपनी बाहों पर जख्म देखता है। ली शिचिंग एनिमे कैरेक्टर के कपड़े पहनकर पास की फार्मेसी जाती है और मेडिसिन और मेलेटोनिन खरीदती है। टीवी पर न्यूज चल रही होती है। अब श्याओ हेउन और ली शिचिंग दोनों वांटेड क्रिमिनल्स बन चुके हैं। श्याओ हेउन टैबलेट पर बस ब्लास्ट की न्यूज देखता है। ली शिचिंग वापस आकर कहती है कि अब ये छोटा सा कमरा भी सेफ नहीं है। ब्यूरो डू मॉनिटरिंग से समझ जाता है कि दोनों पिकअप ट्रक में छुपे थे। ड्राइवर को श्याओ हेउन का खून लगा स्कूल बैग भी मिलता है। ड्राइवर और सफाई कर्मियों की मदद से ज़ैंग चेंग पुलिस को लेकर लू डी के रूम तक पहुंचता है, लेकिन रूम और बैल्कनी दोनों खाली मिलते हैं। असल में ली शिचिंग नेक्स्ट फ्लोर के बैल्कनी में श्याओ हेउन के जख्म पर बैंडेज कर रही होती है। इंटरनेट पर वीडियोस चल रहे होते हैं जहां लोग श्याओ हेउन को टेररिस्ट बोल रहे होते हैं और उसके गेम डिजाइन को वायलेंट कह रहे होते हैं। श्याओ हेउन का दिल टूट सा जाता है। ली शिचिंग उसे समझाती है कि लोगों की बातों को दिल पर न ले। तभी श्याओ हेउन हाथ में मेलेटोनिन पकड़कर अचानक उठता है और कहता है, तुम स्टैंड बाय में रहो, मेरा वेट करो, और वहां से चला जाता है। पुलिस स्टेशन के लाउंज में बस ब्लास्ट में मरने वाले पैसेंजर्स के फैमिली मेंबर्स रो रो कर बैठे होते हैं। सबका माहौल बहुत दर्द भरा होता है। तभी अचानक लूदी के फादर अपना मोबाइल देखकर भागते हुए बोलते हैं कि उनका बेटा जिंदा है। झांगचेंग तुरंत आगे आता है। लूदी के फादर बताते हैं कि उनके फ़ोन से लूदी का टैबलेट कनेक्टेड है और उन्होंने देखा कि एनिमेशन सिटी से निकलने के बाद भी टैबलेट मूव कर रहा था। ये बात झांगचेंग को बहुत सस्पिशियस लगती है। दूसरी तरफ श्याओ हेयुन ली शिचिंग को अपने एक दोस्त के घर ले जाता है। वहां वो एक्सेप्ट करता है कि वायलेंस से वायलेंस कंट्रोल करना गलत था। वो अपने दोस्त से कहता है कि उसे गेम डिजाइन प्रोजेक्ट से निकाल दे ताकि स्टूडियो पर कोई असर ना पड़े। दोस्त श्याओ हेयुन पर भरोसा करता है और उसे सलाह देता है कि पुलिस के सामने सरेंडर कर दे। वो कहता है, तू अपनी जिम्मेदारी संभाल, हम फिर भी दोस्त रहेंगे। इसी बीच झांगचेंग लूदी के टैबलेट के सिग्नल के थ्रू उसी घर तक पहुंचता है, लेकिन श्याओ हेयुन वहां नहीं मिलता। रात को श्याओ हेयुन और ली शिचिंग समुद्र के किनारे बैठे होते हैं। ये श्याओ हेयुन का सरेंडर से पहले का शायद आखिरी सुकून भरा पल होता है। ली शिचिंग थोड़ा फ्रेश फील करने के लिए पानी में जाती है, लेकिन श्याओ हेयुन उसे खींच लेता है। दोनों अपने जख्मों और दर्द को भूलकर ठंडे समुद्र के पास एक दूसरे को गले लगाकर थोड़ा सा सुकून पाते हैं। बाद में श्याओ हेयुन गहरी नींद में सो रही ली शिचिंग को हग करता है और चुपचाप पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। दोनों फिर से स्टैंड बाय स्टेट में चले जाते हैं। हथकड़ी और पैर की जंजीर पहने श्याओ हेयुन ली शिचिंग की आवाज़ सुनता है और फिर दोनों बस में जाग जाते हैं। इस बार श्याओ हेयुन थोड़ा शांत होता है और ली शिचिंग का हाथ मजबूती से पकड़ लेता है। इस साइकिल में दोनों डिसाइड करते हैं कि बस के सब पैसेंजर्स को बचाना है। दोनों पुलिस बनकर अलग अलग एक्ट करते हैं और एक एक करके पैसेंजर्स को बस से उतरने के लिए मनाते हैं। वे बहाना बनाते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट्स का स्टार्टअप इवेंट है और सबको नेक्स्ट स्टॉप पर उतरना होगा। फ़ोन पर दिखाकर वार्न करते हैं कि एक औरत के पास चाकू और बॉम्ब है। ज़्यादातर पैसेंजर्स उनकी बात मान लेते हैं। जब ड्राइवर वांग शिंगदे को बताने का टाइम आता है, वो थोड़ा इग्नोर करता हुआ लगता है। यांजियांग ईस्ट रोड स्टेशन पर जैसी ही बस पहुंचती है, ली शिचिंग लूदी को गिरा देती है, जो पहले चढ़ रहा होता है। उतरते हुए पैसेंजर्स को देखकर ताओ यिंगहोंग को शक होता है और वो तुरंत बॉम्ब डेटोनेट कर देती है। फिर से लूप होता है। इस बार प्लान बनता है कि लाओ जियाओ जो पहले हेल्पफुल था, उसकी मदद ली जाए। प्लान ये होता है कि श्याओ हेयुन और लाओ जियाओ मिलकर ताओ यिंगहोंग को कंट्रोल करेंगे और ड्राइवर को बोलेंगे कि ब्रिज पर बस रोककर बॉम्ब नदी में फेंक दे। लेकिन ली शिचिंग अकेली सब कुछ मैनेज नहीं कर पाती। उन्हें एक और हेल्पर चाहिए होता है। लाओ जियाओ सोचता है कि अगर वो हीरो बना तो उसकी बेटी के फ्यूचर के लिए बोनस मिल सकता है, इसलिए वो मान जाता है। जब लूदी बस में चढ़ता है, श्याओ हेयुन उसे उसके सारे फनी निकनेम से बुलाकर पुलिस की तरह मदद मांगता है। लूदी पहले भरोसा नहीं करता, लेकिन जब श्याओ हेयुन उसका सीक्रेट जानता हुआ दिखाता है तो वो कोऑपरेट करने के लिए मान जाता है। ली शिचिंग ड्राइवर वांग शिंगदे को क्लियरली बताती है कि ताओ यिंगहोंग के पास बॉम्ब है। ब्रिज पर पहुंचते ही श्याओ हेयुन और लाओ जियाओ ताओ यिंगहोंग को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लूदी प्रेशर कुकर की तरफ बढ़ता है और ली शिचिंग चाकू छीनकर जमीन पर फेंक देती है। पैसेंजर्स को बताती है कि पुलिस सिचुएशन हैंडल कर रही है, लेकिन बस ब्रिज पर नहीं रुकती। पीछे मारपीट की आवाज आती है और वांग शिंगदे शांत रहकर अपनी घड़ी देखता है। गिर चुकी ताओ यिंगहोंग चीख कर पैसेंजर्स को कातिल बोलती है और वांग शिंगदे को कायर कहती है। तब जाके वांग शिंगदे बस रोकता है और डोर्स लॉक कर देता है। समय कम पड़ जाता है। श्याओ हेयुन शीशे
शीशा तोड़कर बाहर कूदता है और प्रेशर कुकर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पुराने फोन की रिंगटोन के साथ ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के बाद ली शिचिंग को याद आता है कि पहले उसका वॉलेट बस में गिर गया था। उस वक्त वांग शिंगदे ने बस रोककर वॉलेट दिया था जिसमें उसका एडमिट कार्ड था। तब उसने कैजुअली बताया था कि उसकी बेटी भी जिया नॉर्मल यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, लेकिन जब ली शिचिंग ने डिटेल पूछी तो उसने बस इतना कहा कि बेटी अब काम करती है। इस बात को याद करके ली शिचिंग इमोशन में आकर वांग शिंगदे से सवाल करती है। वांग शिंगदे धीरे से पूछता है, क्या तुम उतरना चाहती हो? ली शिचिंग जोर से सवाल करती है, जिससे ताओ यिंगहोंग अलर्ट हो जाती है और बॉम्ब फिर से ब्लास्ट हो जाता है। लूप फिर से शुरू होता है। इस बार वांग शिंगदे ताओ यिंगहोंग को प्रेशर कुकर के साथ बस में चढ़ते हुए कंफ्यूज्ड और टूटा हुआ एक्सप्रेशन के साथ देखता है, जबकि ताओ यिंगहोंग बिना किसी इमोशन के सीधा बस के अंदर चली जाती है। रिपोर्टर्स का प्रेशर बढ़ने पर मिस्टर यांग को मजबूरी में फिर से वांग शिंगदे को कॉल करना पड़ता है। पैसा कलेक्ट करना तो ठीक था, लेकिन वांग शिंगदे सामने आने को तैयार ही नहीं होता। आखिर मिस्टर यांग उसकी तारीफ का पेनेंट लेकर खुद उसके साथ खड़ा हो जाता है ताकि रिपोर्टर्स उसकी फोटो यूज कर सके। इस साइकिल में ली शिचिंग सबसे पहले जाग जाती है, लेकिन श्याओ हेयुन दर्द भरे चेहरे के साथ स्टैंड बाय स्टेट में चला जाता है। ली शिचिंग कई बार वांग शिंगदे की बस में सफर कर चुकी होती है और उसे एक भरोसेमंद अंकल समझती थी, लेकिन अब जब पता चलता है कि वही ड्राइवर बॉम्ब केस में अकॉम्प्लिस हो सकता है, दोनों का दिमाग हिल जाता है। श्याओ हेयुन डिसाइड करता है कि पहले बस से उतरकर सब कुछ एनालाइज करना होगा, फिर नेक्स्ट साइकिल में एंट्री लेंगे। 1:45 पर ब्रिज पर फिर से बस ब्लास्ट होता है। इसके बाद ली शिचिंग और श्याओ हेयुन कॉलेज के न्यूज डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स बनकर बस कंपनी पहुंचते हैं ताकि वांग शिंगदे के बारे में जान सकें। जैसे ही स्टाफ उसकी फाइल निकालता है, किसी एम्प्लॉय को ब्लास्ट की न्यूज मिल जाती है। इसी बीच ली श्याओ उसकी फाइल देख लेते हैं और नोटिस करते हैं कि जॉब ट्रांसफर के टाइम विद स्पाउस लिखा है। तब उन्हें शक होता है कि वांग शिंगदे और ताओ यिंगहोंग पति पत्नी हो सकते हैं। बस कंपनी के डॉर्मेट्री में श्याओ हेयुन लॉक खुलवाने का सोच रहा होता है, तभी वांग शिंगदे का रूममेट मिल जाता है। श्याओ हेयुन खुद को उसका भतीजा बताकर रूम में घुस जाता है, हाउस होल्ड रजिस्टर देखने का बहाना बनाता है। ली शिचिंग उस रूममेट को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर साथ ले जाती है और वांग शिंगदे और उसकी वाइफ के बारे में पूछती है। श्याओ हेयुन को कबर्ड से वांग शिंगदे का टूटा हुआ मोबाइल फोन मिलता है। रूममेट बताता है कि वांग शिंगदे की वाइफ मेंटली अनस्टेबल है और उससे दूर रहना चाहिए। कन्वीनियंस स्टोर में दोनों रियलाइज करते हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड है। अब उन्हें पुलिस को सच के करीब ले जाकर ही ज्यादा क्लूज मिल सकते हैं, इसलिए दोनों पुलिस स्टेशन में विटनेस बनकर जाते हैं। उनकी बातें बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती हैं, जो झांग चेंग को सस्पिशियस बना देती हैं। वो श्याओ हेयुन से बस में पैसेंजर्स की सीटिंग और डिटेल्स ड्रॉ करने को कहता है। श्याओ हेयुन बिना रुके बिल्कुल सही मैप बना देता है। फिर झांग चेंग उससे पुलिस स्टेशन का भी लेआउट ड्रॉ करने को कहता है। गेम डिजाइनर होने की वजह से श्याओ हेयुन की स्पेशल मेमोरी स्ट्रांग होती है और वो बिल्कुल करेक्ट मैप बना देता है। इससे झांग चेंग का डाउट थोड़ा कम हो जाता है। जब विक्टिम्स की फोटोज दिखाई जाती है, ली शिचिंग अचानक घबरा जाती है। झांग चेंग समझ जाता है कि उसे सर्वाइवर्स गिल्ट सिंड्रोम है। पुलिस रूटीन चेकिंग के नाम पर दोनों को स्टेशन में ही रुकने देती है, जिससे उन्हें और इन्फॉर्मेशन मिल सके। इधर जियांग फेंग बैकग्राउंड चेक करता है। पता चलता है कि वांग शिंगदे पहले ट्रक ड्राइवर था, लेकिन 4 साल पहले जियालिन सिटी आकर उसने जिद से नंबर 45 बस ही चलानी चुनी। प्रमोशंस भी रिजेक्ट की। ताओ यिंगहोंग पहले केमिस्ट्री टीचर थी, बाद में केमिकल इंस्पेक्टर बनी। उसके कंप्यूटर में केमिकल्स परचेज करने की हिस्ट्री भी मिलती है। लाउंज में बैठी ली शिचिंग बेचैन हो जाती है। उसे लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है और ब्लास्ट रोकना सबसे जरूरी है। श्याओ हेयुन उसे धीरे से समझाता है और कहता है कि अभी भी चांस बाकी है, बस उन्हें हिम्मत और दिमाग दोनों से काम लेना होगा। ली शीचिंग और श्याओ हेयुन की बातें इतनी क्लियर और डिटेल्ड थीं कि पुलिस को कुछ देर के लिए लगा कि शायद ये दोनों वांग शिंगदे और ताओ यिंगहोंग के साथ मिले हुए हो सकते हैं। लेकिन झांग चेंग शांत और समझदार ऑफिसर था। उसने पहले डिसाइड किया कि इन चारों के बीच कोई पर्सनल या कॉल कनेक्शन है या नहीं, ये चेक किया जाए। झांग चेंग लाउंज में आता है और ली शीचिंग और श्याओ हेयुन के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले लेता है। साथ ही वो मोबाइल फोन भी ले लेता है, जो श्याओ हेयुन ने वांग शिंगदे के डॉम से उठाया था। जाते वक्त ली शीचिंग उसे रोककर पूछती है कि क्या ये सब ताओ यिंगहोंग के होममेड बॉम्ब की वजह से हुआ। इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाता है कि इन चारों के बीच ना कोई कॉल रिकॉर्ड है, ना लाइफ में कोई डायरेक्ट कनेक्शन। ली शीचिंग बार बार ताओ यिंगहोंग के बारे में कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसकी घबराहट देखकर झांग चेंग को और ज्यादा डाउट होता है। बस कंपनी के एम्प्लॉई, वांग शिंगदे का रूममेट और लॉकस्मिथ सब कंफर्म कर देते हैं कि ली और श्याओ ने अपनी आइडेंटिटी फेक करके प्राइवेटली इन्वेस्टिगेशन की थी। इस
पर दोनों खुद ही सच बोल देते हैं कि उन्होंने वांग शिंगदे का फ़ोन चुराकर क्लूज कलेक्ट किए थे। ली शीचिंग अपना सर्वाइवर गिल्ट सिंड्रोम भी एक्सप्लेन करती है, जिससे झांग चेंग का शक थोड़ा कम होता है। शियाओ हेयुन कैजुअली ब्लास्ट का एग्जैक्ट टाइम 1:45 मेंशन करता है, जो पुलिस के लिए एक स्ट्रॉन्ग हिंट बन जाता है। इसी क्लू से पुलिस को पता चलता है कि जो फ़ोन मिला था वो वांग शिंगडे की बेटी वांग मेंगमेंग का था। इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है कि 5 साल पहले वांग मेंगमेंग की डेथ हो चुकी थी, जब वो नंबर 45 बस से ब्रिज के बीच उतरने पर एक ट्रक से टकराकर मर गई थी। लेकिन ली शीचिंग को क्लियरली याद था कि वांग शिंगडे ने उससे कहा था कि उसकी बेटी अभी पढ़ रही है और काम कर रही है। ये बात बिल्कुल झूठ थी। वांग मेंगमेंग की लास्ट कॉल 1:44 पीएम पर अपने फादर को की गई थी और 1:45 पर उसकी डेथ हो गई थी। यहीं से रिवेंज का मोटिव क्लियर हो जाता है। ली शीचिंग और शियाओ हेयुन के दिए क्लूज से 8 घंटे के अंदर बस बॉम्बिंग केस सॉल्व हो जाता है। ली शीचिंग जब मोटिव पूछती है तो झांग चेंग पहले मना करता है, लेकिन शियाओ हेयुन एक्टिंग करके कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बिना सच जाने नहीं मानेगी। तब झांग चेंग पूरी कहानी बता देता है। जाते वक्त ली शीचिंग पूछती है कि अगर कोई स्ट्रेंजर बॉम्ब की कॉल करे तो क्या वो बिलीव करेगा। झांग चेंग बिना सोचे कहता है, हाँ, सिटीजन्स की सेफ्टी पुलिस का फर्ज है। शियाओ हेयुन क्वाइटली उससे फ़ोन नंबर भी ले लेता है। टाइम लूप में वापस जाते ही शियाओ हेयुन के नाक से खून बहने लगता है। वो मान लेता है कि हर साइकिल के साथ उसका बॉडी वीक हो रहा है और शायद लूप्स की भी एक लिमिट है। फिर भी वो ली शीचिंग टू स्ट्रांग रहने को कहता है और ताओ यिंगहोंग की फ़ोटो झांग चेंग को भेज देता है। थोड़ी देर बाद झांग चेंग को एक अननोन कॉल आती है जो उसे लाओ झांग कहकर मैसेज देखने को कहती है। मैसेज देखते ही झांग चेंग तुरंत पुलिस टीम के साथ यांगजियांग वेस्ट रोड स्टेशन पर कंट्रोल लगवा देता है। बस में ली शीचिंग और शियाओ हेयुन फिर से अपना पुराना प्लान यूज करते हैं, परवर्ट कर ड्रामा, ताकि बस रुक जाए और टाइम डिले हो। शियाओ हेयुन चुपके से ताओ यिंगहोंग के पीछे बैठ जाता है। ब्लास्ट का टाइम पास आते ही वांग शिंगदे एक्सेलरेटर दबाता है और ब्रिज की तरफ भगा देता है। प्लेटफॉर्म पर पुलिस पैनिक में आ जाती है। झांग चेंग टीम के साथ चेस करता है और पुलिस कार से बस को ब्लॉक कर देता है। अंदर शियाओ हेयुन लाओ जियाओ और पैसेंजर्स को बोलता है ताओ यिंगहोंग को पकड़ने के लिए, लेकिन वांग शिंगदे डोर लॉक कर देता है और बोलता है सब साथ मरेंगे। आखिरी सेकंड में शियाओ हेयुन फिर से विंडो तोड़ता है और प्रेशर कुकर वाला बॉम्ब बाहर निकालता है। झांग चेंग अपनी गन साइड में देकर खुद बॉम्ब पकड़ लेता है, सबको पीछे हटने को बोलता है और अकेला ब्रिज पर भागता है। बॉम्ब फेंकने के तुरंत बाद भयानक एक्सप्लोजन होता है। आग और धुआं फैल जाता है और झांग चेंग जमीन पर गिर जाता है, पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ, लेकिन उसने सबकी जान बचा ली होती है। नंबर 45 बस पर एक दिन ताओ यिंगहोंग एक स्कर्ट पहने हुए लड़की को देखती है। वो चुपचाप उस लड़की के पास जाती है और उससे अजीब और डरावने सवाल पूछती है, क्या किसी आदमी ने तुम्हें छुआ? क्या कोई आदमी तुम्हारे साथ गलत करना चाहता था? ऐसे सवालों से लड़की बहुत घबरा जाती है और तुरंत पुलिस को कॉल कर लेती है। जब पुलिस आती है तो वो थक चुकी होती है, क्योंकि ये तीसरी बार था जब ताओ यिंगहोंग अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन की वजह से लोगों को डरा चुकी थी। लेकिन ताओ यिंगहोंग को लगता है कि पुलिस उस पर भरोसा ही नहीं कर रही और वो बस एक ही बात जानना चाहती थी, उसकी बेटी वांग मेंगमेंग ने अचानक बस से उतरने का फैसला क्यों लिया था। दूसरी तरफ शियाओ हेयुन को अस्पताल ले जाया जाता है। उसके हाथ पर गहरा जख्म होता है और ज्यादा खून बहने की वजह से उसे एडमिट होना पड़ता है। ब्लास्ट रुक चुका होता है, लेकिन शियाओ हेयुन के दिल में एक बात अटकी रहती है, वांग मेंगमेंग के एक्सीडेंट के बाद कुछ तो गलत हुआ था। ली शीचिंग इंटरनेट पर वांग मेंगमेंग के एक्सीडेंट की न्यूज़ देखती है और कमेंट्स में लोग उस लड़की को गालियां दे रहे होते हैं। ये सब देखकर वो सोचती है कि वांग शिंगडे और ताओ यिंगहोंग पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने अपनी बेटी के बारे में ये सब पढ़ा होगा। पुलिस मास्टर झू, जो 5 साल पहले बस चला रहा था, उसे पूछताछ के लिए बुलाती है। झू टूट चुका होता है। वो बताता है कि उस दिन वांग मेंगमेंग बार बार बस से उतरने की जिद कर रही थी, लेकिन उसने मना कर दिया था। लड़की ने गुस्से में आकर स्टीयरिंग व्हील पकड़ने की कोशिश की और वही एक्सीडेंट का कारण बना था। इस घटना के बाद मास्टर झू की नौकरी चली गई थी और आज भी वो खुद को दोषी मानता है। डू ब्यूरो पुराने केस के ऑफिसर छिन से बात करता है। उस वक्त ताओ यिंगहोंग ने पुलिस की रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर सिर्फ वांग शिंगदे ने साइन किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाद में दोनों पति पत्नी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। पुरानी सीसीटीवी फुटेज देखने पर ड्यू ब्यूरो नोटिस करती है कि वांग मेंगमेंग बस से उतरते वक्त पीछे मुड़कर किसी को देख रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। ये बात उन्हें शक में डाल देती है। अस्पताल के बाहर जियांग फेंग ऑपरेशन थिएटर के सामने बैठा होता है। झांग चेंग की वाइफ भागते हुए आती है। सब लोग उम्मीद कर रहे होते हैं कि झांग चेंग बच जाएगा, लेकिन डॉक्टर बाहर आकर सिर हिला देता है। झांग चेंग शहीद हो चुका होता है। जियांग फेंग अपना गुस्सा और दर्द कंट्रोल नहीं कर पाता, पानी से अपना चेहरा धोता है और खुद को थप्पड़ मार
मारता है। उसे लगता है वो अपने गुरु को बचा नहीं पाया। गुस्से और दुख में जियांग फेंग श्याओ हेयुन के वार्ड में घुस जाता है और बता देता है कि झांग चेंग मर चुका है। वो बॉम्बिंग के बारे में सब सच पूछता है। कलीग्स उसे जबरदस्ती बाहर ले जाते हैं, लेकिन झांग चेंग की मौत की खबर ली शीचिंग और श्याओ हेयुन दोनों को तोड़कर रख देती है। ड्यू ब्यूरो ताओ यिंगहोंग और वांग शिंगदे से अलग अलग पूछताछ करवाती है। ताओ यिंगहोंग बिखरे बालों और अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहती है कि उसने ही वांग शिंगदे को मजबूर किया था। वो चाहती थी कि वो दोनों मर जाएं और अपनी बेटी के साथ मिल जाएं। ये बोलते बोलते उसकी सांस फूलने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। वांग शिंगदे इंटेरोगेशन में बिल्कुल चुप रहता है। ड्यू ब्यूरो के आने पर बस एक सवाल पूछता है, मेरी बीवी ठीक है? वो गुस्सा है कि इंटरनेट पर उसकी बेटी को गंदी बातें बोली जा रही हैं। वो कहता है मेरी बेटी ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, फिर उसे इतनी नफरत क्यों? अपनी बीवी को बचाने के लिए बॉम्बिंग का सारा दोष खुद पर ले लेता है, लेकिन फिर भी कहता है मुझे अफसोस है। 5 साल पहले जब वांग शिंगदे ट्रक ड्राइवर था, काम पर जा रहा था, उसका फोन बार बार बजता है। बेटी वांग मेंगमेंग का कॉल आता है। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। पुलिस स्टेशन पर टेबल पर बेटी का सामान और सामने ताओ यिंगहोंग को बेजान सी आंखों से बैठे देखकर वांग शिंगदे के पैर कांप जाते हैं और वो गिर पड़ता है। ताओ यिंगहोंग पुलिस मीडिएशन और बस कंपनी के कॉम्पेंसेशन को ठुकरा देती है। वो पैसा नहीं, सच चाहती थी कि उसकी बेटी ने अचानक बस से उतरने का फैसला क्यों लिया। एक दिन बाथरूम में हाथ धोते हुए ताओ यिंगहोंग ने बाहर 2 आदमियों की बात सुनी। एक कह रहा था बस में एक गंदा आदमी था जो उस छोटी लड़की को देख रहा था। इसी एक लाइन ने ताओ यिंगहोंग का दिमाग हिला दिया। उस दिन के बाद ताओ यिंगहोंग ने अपने पति वांग शिंगदे के साथ मिलकर नंबर 45 बस के पैसेंजर से पूछताछ शुरू कर दी। वांग शिंगदे उसे समझाता रहा कि सीसीटीवी में ऐसा कुछ नहीं दिखा, कोई आदमी वॉशरूम में भी नहीं गया। लेकिन ताओ यिंगहोंग कानों पर हाथ रखकर कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ सच चाहिए। यहीं से दर्द, गलतफहमी और बदले की वो कहानी शुरू होती है जो आखिरकार एक भयानक ब्लास्ट तक पहुंचती है। जब वांग शिंगदे ने अग्रीमेंट पर साइन किया, उसी वक्त ताओ यिंगहोंग को अचानक चक्कर आने लगते हैं। उसे लगता है जैसे पूरी दुनिया घूम रही हो और वो कंट्रोल नहीं कर पाती और उल्टी कर देती है। स्कूल में लेक्चर के दौरान वो देखती है कि स्टूडेंट्स चुप चुप कर मोबाइल चला रहे हैं। उसी मोबाइल पर उसकी बेटी वांग मेंगमेंग के एक्सीडेंट का वीडियो चल रहा होता है, जिसमें गंदे और बेशर्म कमेंट्स आ रहे होते हैं। ये सब देखकर ताओ यिंगहोंग का दिल और टूट जाता है। एक दिन वांग शिंगदे सब्जी लेकर घर आता है। ताओ यिंगहोंग अपनी बेटी के फोन का रिंगटोन बजाकर पूछती है, तुमने उस दिन फोन क्यों नहीं उठाया? वो खुद को ही दोष देने लगती है। उसके लिए वे दोनों, वो और उसका पति, अपनी बेटी के साथ जो हुआ उसके जिम्मेदार और गुनहगार लगने लगते हैं। सच जानने के लिए वांग शिंगदे जियालिन शहर शिफ्ट होने का फैसला करता है। वो बस कंपनी में ड्राइवर की जॉब के लिए अप्लाई करता है और ख़ास तौर पर नंबर 45 बस मांगता है। दर्दनाक बात ये होती है कि बेटी की मौत को अभी 6 महीने भी नहीं हुए होते और लोग उस घटना को भूल चुके होते हैं। वांग शिंगदे को चिंता होती है कि उसकी बीवी फिर से पुराने गराज जा रही है। वहां बिखरे बाल और अजीब हालत में ताओ यिंगहोंग उसे बताती है कि सब तैयार हो गया है। वांग शिंगदे उसे समझाता है कि वो पास्ट छोड़ दे और दोनों मिलकर बेटी की कब्र पर जाएं, लेकिन ताओ यिंगहोंग पीछे मुड़ने को तैयार नहीं होती। वो कहती है, अगर तुम जियालिन छोड़ दो तो मैं तुम्हें डाइवोर्स देने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ ली शिचिंग को लगता है कि ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ। वो श्याओ हेयुन से बात करके हॉस्पिटल में एक काउंसलर को बुलवाती है। काउंसलर आकर बताता है कि वांग मेंगमेंग उसकी स्टूडेंट थी, जिसका 5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद उसके माँ बाप ने न स्कूल से कोई डिमांड की, न ही हंगामा किया। काउंसलर भी हैरान होता है कि ऐसे शांत माँ बाप इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं, इसलिए वो पुलिस को इन्फॉर्म करने का फैसला करता है। इसी बीच झांग चेंग की शहादत से टूटा हुआ जियांग फेंग श्याओ हेयुन के वार्ड के बाहर आता है। अंदर हो रही बात सुनकर वो रूम में आ जाता है। पुलिस स्टेशन का माहौल भारी होता है। कई लोग अभी भी ली शिचिंग और श्याओ हेयुन पर शक कर रहे होते हैं, लेकिन डू ब्यूरो सबको शांत रहने को कहता है और बोलता है कि बिना प्रूफ के किसी पर भी इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। वांग मेंगमेंग के एक्सीडेंट की कहानी स्कूल के पोस्ट बार में फैल चुकी होती है। स्कूल मजबूरन पोस्ट्स ब्लॉक कर देता है। जियांग फेंग काउंसलर से कहता है कि नेटवर्क एडमिन से बात करके पोस्ट्स दोबारा ओपन करवाएं। ली शिचिंग जाना चाहती है, लेकिन रुक जाती है और सोचती है, जैसे झांग चेंग ने हम पर भरोसा किया, वैसे ही मैं चाहती हूँ जियांग फेंग भी हम पर भरोसा करे।
काउंसलर जियांग फैंग और ली शिचिंग स्कूल जाकर पोस्ट बार के कंटेंट को चेक करते हैं। श्याओ हेयुन के कहने पर वे एक पोस्ट नोटिस करते हैं जिसमें लिखा होता है कि वांग मेंगमेंग का बिहेवियर इसलिए अजीब था क्योंकि बस में उसके साथ हरासमेंट हुआ था। आईपी लोकेशन ट्रेस करने पर पता चलता है कि पोस्ट बिल्डिंग 3 रूम 324 से किया गया था। काउंसलर वहां रहने वाली लड़कियों का डेटा निकालता है। तब ली शिचिंग को एक नाम मिलता है, लियू याओ, जो 5 साल पहले वहां रहती थी। जब लियू याओ नंबर 45 बस ब्लास्ट की न्यूज़ सुनती है तो वो शॉक में आ जाती है, लेकिन जब काउंसलर ली शिचिंग और जियांग फैंग उससे पूछताछ करते हैं तो वो पहले बिल्कुल चुप रहती है। वो कहती है, मुझे कोई नहीं बचा सकता। देखो, वांग मेंगमेंग जैसी विक्टिम को भी लोग बदनाम कर रहे हैं। अगर मेरी पहचान सामने आ गई तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ये सुनकर जियांग फैंग उसे एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर प्रॉमिस करता है कि उसकी आइडेंटिटी सेफ रखी जाएगी। ली शिचिंग भी उसे हिम्मत देती है। आखिरकार लियू याओ सच बोलने का फैसला करती है। 5 साल की पुरानी बात है। लियू याओ उस वक्त छात्रा थी। वो बस में बैठकर मोबाइल से सेल्फी ले रही थी। गलती से उसकी फोटो में एक चश्मे वाला मिडिल एज्ड आदमी आ जाता है जो वांग मेंगमेंग के साथ गंदी हरकत कर रहा होता है। उस आदमी को पता चल जाता है कि उसकी फोटो ली गई है और वो बार बार पलटकर लियू याओ को घूरने लगता है। डर के मारे लियू याओ जल्दी बस से उतर जाती है और अपनी माँ को फ़ोन करती है, लेकिन उसकी माँ उसे सिर्फ इतना कहती है कि पुलिस के पास मत जाना वरना बदला लिया जा सकता है और कपड़ों का भी ध्यान रखना। रात को लियू याओ इंटरनेट पर तिएबा में वांग मेंगमेंग के एक्सीडेंट के बारे में चल रही गंदी बातें और इल्ज़ाम देखती है। उसने सच लिखने की कोशिश की, लेकिन लोगों के बेरहम कमेंट्स देखकर उसकी हिम्मत टूट जाती है। फिर भी इतने सालों तक लियू याओ ने उस दिन की फ़ोटो अपने मोबाइल और क्लाउड में संभाल कर रखी, जैसे वो किसी दिन सच बोल पाएगी, इसी उम्मीद में। दूसरी तरफ श्याओ हेयुन पूल के पास खड़ा होकर खून थूक रहा होता है। उसकी हालत खराब होती जा रही होती है। ली शिचिंग सच जानकर अस्पताल लौट आती है और अगला प्लान सोचने लगती है। वो श्याओ हेयुन के पीले चेहरे और उदास आंखें नोटिस नहीं कर पाती। श्याओ हेयुन धीरे से कहता है कि शायद वो यहीं तक उसका साथ दे पाएगा और ली शिचिंग अकेले ही साइकिल से बाहर निकलेगी। तब ली शिचिंग को उसकी तन्हाई और डर समझ आता है। वो कहती है, अगर लूप खत्म हो गया तो शायद हम सब भूल जाएंगे। श्याओ हेयुन हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। फिर वो हिम्मत करके पूछता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक गरम सा किस के साथ अपने जज्बात मान लेते हैं। अगली बार ली शिचिंग बस में जागती है। श्याओ हेयुन उसके पास होता है, लेकिन पूरी तरह होश में नहीं होता। वो खुद को संभालती है, झांग चेंग को मैसेज भेजकर पुलिस बुलवाती है और लाओ जियाओ से मदद मांगती है। झांग चेंग पुलिस के साथ कंट्रोल शुरू करता है और फोन पर ली शिचिंग के संपर्क में रहता है। बस में लू दी चढ़ता है। ली शिचिंग उसका नाम लेकर उससे मदद मांगती है। जैसे ही बस ब्रिज पर चढ़ती है, ली शिचिंग जोर से कहती है कि वो बस से उतरना चाहती है। इसी बीच ताओ यिंगहोंग चाकू निकाल लेती है। लाओ जियाओ और बाकी लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और लू दी प्रेशर कुकर हटा लेता है। बस हिलती है और ताओ यिंगहोंग मौका देखकर लू दी की तरफ बढ़ती है और बम का नॉब खींचने ही वाली होती है। तभी अचानक श्याओ हेयुन आगे आता है और उसका हाथ रोक लेता है। मस्क्यूलर भाई भी मदद करता है। श्याओ हेयुन और ली शिचिंग चीख कर वांग शिंगदे को बस रोकने को कहते हैं। आखिरकार पुलिस कारों के बीच बस रुक जाती है। वांग शिंगदे धमकी देता है कि वो सबके साथ मर जाएगा। तब ली शिचिंग उसे फोटो दिखाकर कहती है, हमें जिंदा रहना होगा ताकि जिस आदमी ने वांग मेंगमेंग को दुख दिया उसे सजा मिल सके। वांग शिंगदे का हाथ धीरे धीरे ढीला हो जाता है। इसी पल झांग चेंग बम पकड़कर भागता है। समुद्र के किनारे जाकर बम पानी में फेंक देता है। बम पानी के अंदर फट जाता है और कोई भी जख्मी नहीं होता। इस बार टाइम लूप फाइनली खत्म हो जाता है। सुबह श्याओ हेयुन नॉर्मल बेड पर उठता है। खुशी से ली शिचिंग को मैसेज भेजता है, आज अवार्ड लेने का दिन है। बस के 8 यात्रियों को ब्रेवरी अवार्ड मिलता है और हर एक को 30,000 रुपए का रिवॉर्ड। स्टेज के नीचे लाओ जाओ अपनी पत्नी और बेटी को देखकर गर्व महसूस करता है। वहीं हे यिंगजुन, जो 5 साल पहले वांग मेंगमेंग को मोलेस्ट करता था, अब एक बेटी का बाप बन चुका होता है। वो रोज की तरह ब्रेकफास्ट बनाता है और ऑफिस जाता है, लेकिन वहां पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जेल जाते वक्त वांग शिंगदे हे यिंगजुन को अरेस्ट होते देखता है और उसके चेहरे पर पहली बार सुकून भरी मुस्कान आती है।
हर पैसेंजर की अपनी फैमिली और जिंदगी होती है। सब ऑर्डिनरी लोग होते हैं जो अपनी अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब सब अपनी नॉर्मल जिंदगी वापस पा लेते हैं। आखिर में श्याओ हेयुन और ली शिचिंग वांग मेंगमेंग की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं, हाथ पकड़कर सीढ़ियां उतरते हैं और एक नई जिंदगी की तरफ साथ साथ चल देते हैं।